नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत के इतिहास में इस लेक्चर में देखेंगे वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति पर आधारित ये दूसरा लेक्चर होगा। इससे पूर्व प्रथम लेक्चर वैदिक संस्कृति बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देखते रहें जो इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। और यह लेक्चर देखें तो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जिसके अंतर्गत देखें तो यूपीपीएससी द्वारा आयोजित LT ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में 30 प्रश्न जो जीएस के होंगे उससे संदर्भित टॉपिक के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी टॉपिक देखें, उसका टॉपिक क्या है, वो अपर पीटी एग्जाम यानी प्रौढ़ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो पीटी एग्जाम है प्रारंभिक परीक्षा, उसमें जो सिलेबस उसी के समरूप जो LT ग्रेड के जीएस का भी सिलेबस है, सिलेबस पर चर्चा करें तो उसमें भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो जानकारी है दोनों में पूछी जा रही है, जिसके अंतर्गत इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है, यानी जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा देखें तो यूपीपीएससी द्वारा आयोजित री एग्जाम जिसका अभी कंडक्ट कराया गया 27 जुलाई 2025, उसका मेंस एग्जाम में 120 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जीएस प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें भी यह संदर्भित टॉपिक जो इतिहास का महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पेट में भी, पेट 2025 के लिए भी यह लेक्चर महत्वपूर्ण है, उसमें भी यह टॉपिक या सिलेबस के रूप में शामिल है। इसके अलावा SPSC के अंतर्गत देखें यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 71वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम, MPSC, JPSC, RPSC, UPPSC, SSC साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं यानी UPSC की परीक्षाओं के लिए भी लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। वैदिक संस्कृति, तो पूर्व के लेक्चर में जो हमने जानकारी दी थी उसका पूर्वावलोकन कर लें तो वैदिक संस्कृति के बारे में हमने समझा था कि यह इसकी जो कॉमन विशेषता है ये हमने जानकारी के रूप में दी। इसके बाद इसके दोनों कालखंड, ऋग्वैदिक काल जिसका समय यह है, उत्तर वैदिक काल यह, इस पर महत्वपूर्ण इस पर चर्चा कर ली है पूर्व के लेक्चर में। तो आप इस चैनल पर जा करके इस सारे लेक्चर देख सकते हैं, यानी सारी जानकारी जो है दे चुके हैं पूर्व के लेक्चर में। इसमें महत्वपूर्ण यह थी कि राजनीतिक स्थिति, चूँकि हमने देखा था सिलेबस में जो है भारतीय इतिहास के अंतर्गत उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी मांग रहा है, चाहे वो LT हो चाहे अपर पीटी एग्जाम हो। तो उसमें राजनीतिक पॉलिटिकल स्थिति यहाँ पर यह है, और यहाँ पर देखें उत्तर वैदिक काल की पॉलिटिकल स्थिति यहाँ पर दिखाई गई है। इंपॉर्टेंट रूप से हमने चर्चा किया था कि इसमें सबसे छोटी इकाई जो कुल या परिवार या फैमिली था, जिसका प्रमुख कुल कहलाता था, इससे बड़ा ग्राम था और इसके प्रमुख को ग्रामणी कहते थे। ग्राम से बड़ा विष था और विष का जो सेनापति या प्रधान होता था विषयपति था, और सबसे उच्च जन थे और इसका जो प्रमुख होता था वह राजा या जनपति होता। कई जनों का जो प्रधान को राजन कहते थे, यानी राजन इसमें सर्वोच्च है। तो यह हमने पॉलिटिकल स्थिति देखा। और प्रशासन मुख्यतः का विलाय था, सैनिक भावना प्रमुख थी। और यहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया था पॉलिटिकल स्थिति में कि पहली बार राज्यों का उदय उत्तर वैदिक काल में होता है, और पुरु और भरत मिलकर कुरु बनते हैं, और कुरु की राजधानी असंधि हस्तिनापुर होती है। पंचाल सर्वाधिक विकसित होता है, इसके प्रशिक्षण से प्रमाणक होते हैं। राजधानी काम्पिल्य होती है। वैदिक सभ्यता में पंचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जाना जाता है। जनपद का अस्तित्व इसी समय आता है। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐत्रेय ब्राह्मण से लिया गया, यह हमने महत्वपूर्ण रूप से चर्चा पूर्व के लेक्चर में कर लिया है। और हमने देखा था जो ऐत्रेय ब्राह्मण है यह सबसे प्राचीन वेद जो ऋग्वेद है उसका ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय है। दूसरा इसका कौत्सिक की जो ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का पाया जाता है, यह होता है। और हमने जो चर्चा किया था उसमें देखें नदी सूक्त में 11 नदियों का वर्णन है, और इसमें सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी का है। सिंधु नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। अन्य नाम माते माँ यानी माता के समान, नदीत्मा नदियों में महानतम नदी, देवीत्मा देवी की स्वरूप जो सबसे पवित्र नदी स्वस्ति जी को माना गया है। नदी सूक्त में विपाशा, विपाशा मीन्स व्यास है, हमने प्राचीन नाम और आधुनिक नाम में समझ लिया था। सप्त सिंधु प्रदेश के अंतर्गत ऋग्वेद में ये 7 नदियों का वर्णन है। अफगानिस्तान की 4 प्रमुख नदियों को वर्तमान और आधुनिक नाम के रूप में भी देख सकते हैं। इसके बाद ऋग्वेद में 4 समुद्रों का उल्लेख है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत और इसकी एक चोटी जो मुजवंत हो उसका भी उल्लेख किया गया है। और ऋग्वैदिक पुरातात्विक साक्ष्यों में, यानी ऋग्वैदिक जो पुरातात्विक साक्ष्य जिसके आधार पर ऋग्वेद का अध्ययन किया जाता है, उसमें 3 प्रमुख है, काले एवं लाल मृदभांड, गिरवर्णी मृदभांड और ताम्रपुंज इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोटेड पॉइंट के रूप में रख सकते हैं। तो ये सारी जानकारी हम पूर्व के लेक्चर में देख चुके हैं। इसके बाद ऋग्वैदिक काल हमने शुरुआत में देखा था बोग
बोगज कोई, जिसको एशिया मानक रूप में जानते हैं। इसमें ऋग्वैदिक काल के 4 देवताओं का महत्वपूर्ण रूप से वर्णन किया गया है, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का वर्णन या उल्लेख किया गया है। तो ये सारी चीज़ों को आप पूर्व के लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, हमने विस्तार समझा दिया है। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इसके अलावा हमने समझने का प्रयास किया था कि जो दिशाओं के आधार पर राजाओं का किस प्रकार से वर्गीकरण है और उनके राज्य का क्या नाम रखा गया था, इस सारी चर्चा हम कर चुके हैं। तो इससे आगे कड़ी में देखते हैं, यानी इससे आगे यहाँ से शुरू होता है। चलिए यहाँ से इस लेक्चर को शुरू करते हैं, जो वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता से संबंधित है। और यह भी ध्यान दें कि जो पूर्व की परीक्षा में पूछे गए टॉपिक हो उसको हम हाईलाइटेड करते चल रहे हैं, यानी अपर पीटी एग्जाम हो, चाहे एलटी ग्रेड 2018 में पूछे गए प्रश्न हो, चाहे आरओआर में पूछे गए प्रश्न हो, ये सारी जानकारी या एसपीएससी में पूछे गए प्रश्न, यूपीएससी में पूछे गए प्रश्नों को हाईलाइटेड इसमें नोट्स में करते चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें आगे कड़ी में देखें तो राजा के अन्य नाम, राजा के अन्य नाम देखें। राजा को हमने समझा था कि मध्य प्रदेश जो था, यानी मध्य प्रदेश जो दिशाओं के हिसाब से उस राज्य का नाम राजा था, और वहाँ के जो राजा का नाम था वो राजा ही था। तो राजा के अन्य नाम में देखें तो अन्य नाम में जनस्य गोपा, जनस्य गोपा पूछेगा तो भी ये राजा ही है, किंग है ये। पुरुभेत्ता, पुरुभेत्ता भी राजा को इंडिकेट। विस्पति, विस्पति भी राजा को कहा जाता था। इसके बाद गणपति, यानी गणपति भी राजा को कहा जाता, और गोपति भी राजा के लिए इंडिकेट है, यानी 5 महत्वपूर्ण शब्द राजा के लिए थे, जिसमें जनस्य गोपा, पुरुभेत्ता, विस्पति, गणपति, गोपति जो है राजा के अन्य नाम थे। प्रमुख अधिकारी को देख लेते हैं, यानी मेन ऑफिसर देखें इसमें कौन थे। तो सबसे प्रमुख इसमें पुरोहित था, पुरोहित सबसे प्रमुख इसमें अधिकारियों में शामिल था। इसके अलावा सेनानी, ग्रामीण, वृद्धजनों एवं कुलीन व्यक्तियों की संस्था, यानी ये तो प्रमुख अधिकारी हो गए। प्रमुख अधिकारी में 3 प्रमुख अधिकारी हैं। सबसे देखें, सबसे छोटी इकाई को हमने समझा था जो परिवार या फैमिली थी, जिसके मुखिया को हमने समझा था जो ऋग्वैदिक काल था उसमें कुलुप कहलाता था। इसके बाद ग्रामीणी था, इसके बाद विषयपति था, फिर इसके बाद जनपति, और इसके बाद लास्ट में राजन था। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 3 प्रमुख अधिकारी थे, और इसमें 3 प्रमुख अधिकारियों के अंतर्गत हम देखें तो एक आपका सबसे प्रमुख पुरोहित था, इसके बाद सेनानी, इसके बाद ग्रामीण था। वृद्धजन कुलीन व्यक्तियों की संस्था, 2 संस्थाएं थीं जिसमें वृद्धजन और कुलीन व्यक्ति शामिल थे। 2 संस्थाएं इस तरह से सभा और समिति थी। तो इसके बारे में देखें, सभा, सभा ऋग्वेद में 8 बार सभा का उल्लेख किया गया। सबसे प्राचीन जो वेद ऋग्वेद है उसमें सभा का 8 बार उल्लेख किया गया है। और ये क्या थे, यानी इस सभा क्या थी, इसमें वृद्धजन एवं कुलीन व्यक्तियों की संस्था थे, यानी सभा जो थी इसमें वृद्धजन थे और कुलीन व्यक्ति थे, यानी शिक्षित व्यक्ति थे, शालीन व्यक्ति थे, असभ्य व्यक्ति या उदंड व्यक्ति नहीं थे, बल्कि कुलीन व्यक्ति थे। तो कुलीन व्यक्ति और वृद्धजनों की जो संस्था थी वह सभा थी, जिसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया, वर्णन किया गया। इसमें स्त्रियां शामिल नहीं थीं, स्त्रियां शामिल थे, यानी सभा में जो स्त्रियां शामिल थे। इसके सदस्य को सुजान कहते थे, यानी सभा के जो सदस्य बनते थे उसको सुजान कहलाते थे, या सुजान नाम से संबोधन करते थे। इसके बाद दूसरी समिति देखें, यानी दूसरी जो इस प्रकार की जो संस्था थी वह समिति थी, यानी सभा को हमने देख लिया। समिति, सभा क्या थी, जिसमें वृद्धजन और कुलीन व्यक्तियों की संस्था थे। और समिति देखें तो कबीलों की आम सभा, कबीलों की आम सभा या सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, यानी समिति क्या थी, एक कबीलों की आम सभा थी या सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। और जबकि सभा थी इसमें वृद्धजन थे और कुलीन व्यक्ति थे, और समिति में कबीलों की आम सभा थे और सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व इसमें होता था। और प्रशासन के रूप में हमने देखा था कि प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कबीलाई शासन था, ऊपर हमने चर्चा कर लिया था, आप देख सकते हैं इसको कि प्रशासन मुक्त कबीलाई था। अब कबीलाई लोग किसमें शामिल हैं, समिति में, और इसमें सामान्य जनता का भी प्रतिनिधि होता था। इसके प्रमुख को ईशान कहते थे, यानी इसके सदस्य को सुजान कहते थे सभा को, जबकि समिति के जो प्रमुख थे उसको ईशान कहते थे। इसमें स्त्रियां पार्टिसिपेट नहीं करती थी, यानी इसमें स्त्रियां नहीं थीं, इस समिति के सदस्य के रूप में स्त्रियां नहीं थीं, जबकि सभा में हमने देखा स्त्रियां शामिल थीं। इसके बाद विदत को देखते हैं। विदत क्या है, आर्यों की प्रारंभिक संस्था, आर्यों की प्रारंभिक संस्था जो विदत कहलाता था। इसका कार्य जो आर्थिक, सैन्य, धार्मिक, सामाजिक, यानी याद रखें कि पूछ सकता है कि व्हाट इज विदत, विदत क्या है, तो आर्यों की प्रारंभिक संस्था थी। इसका कार्य क्या था, यानी किसके लिए बनाई गई थी, किस कार्य योजना के लिए बनाई गई थी, तो ये आर्थिक यानी इकोनॉमिक, यानी आर्थिक कार्य के लिए, सैन्य कार्य के लिए, धार्मिक कार्य के लिए और सामाजिक कार्य के लिए संस्था बनाई गई थी।
इसमें कौन सा छोड़ दिया गया है? इसमें पॉलिटिकल पार्ट नहीं है, ये राजनीतिक संस्था के कार्य नहीं करता था। आर्थिक तो करता था, सैन्य भी करता था, धार्मिक और सामाजिक, लेकिन इसमें पॉलिटिकल कार्य विदर्भ के अंतर्गत नहीं था, जो कि प्रारंभिक संस्था थी आर्यों की। इसके बाद रत्नी देखें तो सूत, रथकार, कम्मादी आदि कुल 12 अधिकारी थे। यानी रत्नी के अंतर्गत, रत्नी किसको कहते थे? सूत काटने वाले, रथ चलाने वाले, कम्मादी आदि, यानी इनको मिलाकर कुल 12 जो अधिकारी थे, इनको रत्नी कहा जाता था, रत्नी के अंतर्गत थे। इसके बाद बृहस्पति देखें तो गोचर भूमि के अधिकारी, यानी गोचर भूमि के अधिकारी को बृहस्पति कहते थे। ऋग्वेद में न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं है। कहने का सही हुआ कि ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है उसमें न्याय अधिकारी यानी जस्टिस या जज का उल्लेख नहीं है। जस्टिस, न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में। युद्ध हेतु गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, यानी गविष्टि शब्द किसके लिए? युद्ध के लिए है। सॉरी, इसमें हमने देखा कि गविष्टि शब्द पूछेगा व्हाट इज गविष्टि, यानी गविष्टि क्या है, तो युद्ध हेतु इस शब्द का प्रयोग होता था। राजा अस्थायी सेना नहीं रखता था, यानी राजा के पास परमानेंट आर्मी नहीं थे। समय समय पर जब भी आवश्यकता होता था तब वो सेना का निर्माण करता था या सेना बना लेता था, अस्थायी सेना नहीं रखता था। यानी शांति काल में सेना की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वो सेना नहीं रखता था। युद्ध के समय सेना की आवश्यकता पड़ती थी तो सेना बना लेता था, राजा अस्थायी सेना नहीं रखता था। यानी इसका आशय हुआ कि ज़्यादा जो है सुख शांति सुविधाएं संपन्न था, यानी वहाँ इस तरह की कोई स्थिति नहीं उत्पन्न होती जिसके कारण अस्थायी सेना रखने की आवश्यकता पड़े। सुदास के पुरोहित, सुदास जो राजा था उसके पुरोहित यानी जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी था वो वशिष्ठ थे। यानी सुदास के पुरोहित का नाम क्या था? वशिष्ठ था। 10 जनों के संघ के जो पुरोहित थे विश्वामित्र थे। यानी 10 जन हमने देख लिया था कि जो जनाधिकारी, जन आपका क्या था? यानी 20 के समूह को जन कहते, इसका प्रधान राजा सेनापति, और जनों का जो समूह था, जनों का प्रधान, उसको राजन कहते थे। यानी सबसे बड़ी इकाई वही आपकी थी। तो हमने देखा इसमें जो आपका है कि सुदास के पुरोहित वशिष्ठ जी थे, तथा 10 जनों यानी 10 जन थे, उसके जो संघ के जो प्रतिनिधि थे या पुरोहित थे विश्वामित्र जी थे। इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोटेड पॉइंट ग्रुप में रखें। इसी के अंतर्गत दशराग का युद्ध होता है। दशराग के युद्ध में देखें क्या है ये? दशराग का युद्ध ऋग्वेद की 7वें मंडल में उल्लेख किया गया है। दशराग के युद्ध पुरुषणी, यानी जो वर्तमान रावी नदी है उसका प्राचीन नाम पुरुषणी नदी या ऋग्वैदिक नाम इसका पुरुषणी नदी है। तो पुरुषणी रावी नदी के तट पर यह लड़ा गया था दशराग का युद्ध। सुदास एवं 10 जनों के बीच, सुदास एवं 10 जनों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। सुदास को हमने देख लिया था। सुदास ये जो है जिनके पुरोहित वशिष्ठ जी थे और 10 जनों के संघ के विश्वामित्र थे। तो यह 10 जनों के संघ यानी विश्वामित्र और इनडायरेक्ट रूप से कहें तो विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें सुदास जो होता है वो विजयी होता है। तो ये पुरोहित के रूप में ये लोग थे जो सर्वश्रेष्ठ अधिकारी थे, और राजा के रूप में सुदास और 10 जनों का संघ आपस में लड़ रहा था। इसमें सुदास विजयी हुआ। कहाँ पर लड़ा गया? पुरुषणी या रावी नदी के तट पर। इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। थोड़ी सी जानकारी इसमें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो हमने देखा ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। 10 राग युग था, जो 10 राग युद्ध है, इसका ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख है। 7वां मंडल की चर्चा चलिए तो 7वें मंडल में देखें, ये 7वां मंडल वरुण को समर्पित है। 7वां मंडल वरुण को समर्पित है। दूसरा से 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है जिसे वंश मंडल कहते हैं। कहने का आशय हुआ कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं जिसमें दूसरा से 7वां मंडल को प्राचीन मंडल कहते हैं जिसे वंश मंडल कहा जाता है, और ये 7वां मंडल जो है वरुण को समर्पित है। इसी 7वां मंडल में भरत वंश और 10 राजाओं के बीच, ये भरत वंश के सुदास थे, भरत वंश और 10 राजाओं के बीच पुरुषणी यानी रावी नदी के तट पर दशराग युद्ध हुआ। आर्यों के राजा सुदास, यानी ये जो सुदास हैं ये आर्यों के राजा थे। आर्यों के राजा सुदास, अनार्यों के राजा भेद, यानी ये अनार्य थे। 10 जनों के संग विश्वामित्र जिनके पुरोहित थे, ये 10 जनों के ये अनार्य थे। तो इनके जो राजा थे वो भेद थे। इनके राजा भेद थे, यानी भेद को कौन हराया? सुदास ने हरा दिया, जो आर्य थे। तो आगे हम देखते हैं आर्य अनार्य को भी देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पर ऋग्वेद की बात चली तो थोड़ी जानकारी ऐड कर लेते हैं। इसमें हमने बताया कि 10 मंडल है और 10वां मंडल में चारों वर्ण का जो वर्णन 10वें मंडल में है। 9वें मंडल में सोम का वर्णन है। 7वां मंडल हमने देख लिया वरुण को समर्पित है। चौथा मंडल कृषि संबंधी जानकारी दी गई है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र जी करते हैं वो तीसरे मंडल संबंधित है।
और ऋग्वेद का जो उपवेद आयुर्वेद है, इसमें सर्वाधिक इंद्र का वर्णन किया गया है, यानी 250 बार किया गया। अग्नि का 200 बार वर्णन किया गया है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद को हमने देख लिया था, ऐत्रेय और कौशिकी है। ऐत्रेय में जनपद एवं राष्ट्रीय यज्ञ का वर्णन है और ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले को होता कहा जाता था। और इसमें देखें अवेस्ता, जो अवेस्ता है ईरान क्षेत्र का, और ऋग्वेद में समानता पाई जाती है। चलिए चलते हैं आगे, इसमें स्वयं ऋग्वेद को विस्तार से समझाने का प्रयास इस नोट्स में है। तो दशहरा की युग हमने देख लिया जो कि ऋग्वेद से संबंधित था, ऋग्वेद को थोड़ा हमने विस्तार कर लिया है। चलिए देखते हैं, चूंकि आर्यों और जो है अनार्यों के बीच में लड़ा गया था ये युद्ध। तो आर्य देखते हैं कौन है। आर्यों के राजा जो सुदास थे। तो 5 आर्य कबीले कौन थे इसमें? पुरु, यदु, तुर्वस, द्रुहु और अनु, ये 5 आर्य कबीले थे जिनके राजा सुदास थे। आर्यों के राजा सुदास थे। तो ये आर्य कबीले आप याद रखें कि 5 ये आर्य हैं। और 5 अनार्य देखें। 5 अनार्य में कौन है? अकिन्न है, पम्थ हैं, भलानस है, बिसाणी है और शिवी जो है 5 अनार्य थे। इनके राजा कौन थे? अनार्यों के राजा भेद थे और इनका पुरोहित विश्वामित्र जी थे, जो कि तीसरे मंडल में देखें गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी करते हैं। तो ये 5 अनार्य थे और आर्यों को हमने देख लिया। इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी नोटेड पॉइंट ग्रुप में पूछे। अक्सर वैसे 5 आर्यों के बारे में ज़्यादा पूछता है कि कौन से आर्य रहे, तो आप इनको नोटेड पॉइंट ग्रुप में याद कर सकते हैं। ये दशहरा के युद्ध इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोटेड पॉइंट ग्रुप में याद कर लें। अब चलते हैं इसकी सामाजिक स्थिति को देखते हैं, यानी सोशल स्टेटस को देखते हैं। तो सोशल स्टेटस में क्या इसकी स्थिति है? ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था, यानी ऋग्वैदिक जो समाज है वो 4 वर्णों में विभक्त था। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र व्यवसाय पर आधारित था। ध्यान रखें कि व्यवसाय पर आधारित था, न कि जन्म पर आधारित था। जन्म पर आधारित बाद में विकृति रूप में हो गई, ये व्यवसाय पर आधारित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है। हमने देखा कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10वें मंडल में चारों जो वर्ण है का वर्णन मिलता है। यहाँ पर इसको अपडेट कर देते हैं, यानी विकृति को थोड़ा सा दूर करने का प्रयास करते हैं। इसमें जो ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था, यह देखें तो सामाजिक स्थिति के बारे में इस पर चर्चा की जा रही है। वर्तमान स्वरूप चाहे विश्व में देखें, यह केवल भारत के लिए सत्य नहीं है, ये पूरे विश्व के समान रूप से मतलब इसका उपयोग या वर्णन किया गया है। हालांकि ऋग्वैदिक काल के रूप में हम इसको समझ रहे हैं। तो आधुनिक रूप से भी देखें तो ये सारे जो वर्ण विभक्त हैं। तो इसमें जो ज्ञान है, यानी देखें जो शासन करता है, चाहे वो प्राचीन काल हो चाहे आधुनिक काल हो, जिसके पास शक्ति होती, शक्ति का मतलब ज्ञान जिसके पास है, जिसके पास शक्ति है और जिसके पास पैसा है यानी धन है, ये 3 वर्ग का वर्चस्व रहता है। यानी ज्ञान से यहाँ जो ब्राह्मण इंडिकेट किया गया है, शक्ति मीन्स क्षत्रिय इंडिकेट किया गया और वैश्य मीन्स पैसे से इंडिकेट किया गया। शूद्र का मतलब यहाँ सर्वेंट है, यानी सर्वेंट जो होगा, जो नौकर होगा, जिसके पास ये तीनों नहीं होगा, जिसके पास ज्ञान नहीं होगा, शक्ति नहीं होगा और पैसा नहीं होगा, वो सर्वेंट होगा। सर्वेंट मीन्स शूद्र होगा। यही चीज़ यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय समाज में नहीं, विश्व के समाज में भी ये सदैव विद्यमान रहता है और सदैव विद्यमान रहेगा। तो यहाँ पर जाति से मतलब नहीं था, ज्ञान से मतलब था। जो ज्ञानी होगा उसका वर्चस्व होगा, जिसके पास शक्ति होगी यानी राजनीतिक शक्ति होगी, पॉलिटिकल पावर होगा, शक्ति होगी, चाहे वो सैन्य शक्ति हो, जो भी शक्ति होगी, या फिर जिसके पास मनी पावर होगा यानी वैश्य यानी व्यापारी होगा। तो ये 3 शक्तियाँ सदैव राज करती हैं। तीसरा शूद्र यानी सर्वेंट होता है। इसको हम अपने शरीर पर भी लागू कर सकते हैं, यानी सबसे देखें तो शरीर जो है 5 तत्वों से निर्माण हुआ है। हमारे शरीर का मानव जो शरीर है, यह जीवधारी, वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। पहला तो इसमें मिट्टी है, दूसरा इसमें जो जल है, तीसरा इसमें वायु है, चौथा इसमें अग्नि है और 5वां जो इसमें होता है वह आकाश है। 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। और जबकि आत्मा जो है सप्तगुणी आत्मा है। आत्मा को कितने गुण हैं? यानी 7 तत्वों से आत्मा बना। आत्मा के मूल गुण जो हैं देखें कौन कौन से हैं, तो उसमें प्योर यानी आत्मा प्योर है, उसको प्योर करने की आवश्यकता नहीं है। प्योर है, पीसफुल है, पावरफुल है, लवफुल है, हैप्पीफुल है, नॉलेजफुल है और ब्लिसफुल है। ये आत्मा के स्वतः गुण हैं, न कि इसे कहीं से, यानी जैसे कहें शांति आत्मा का स्वरूप है। शांति कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं। आपके आत्मा में स्वतः निहित है शांति, सुख भी निहित है, प्रसन्नता भी निहित है, प्रेम भी निहित है, शक्ति भी निहित है और
यानी ये सातों गुण जो आत्मा में स्वतः निहित हैं, इसे कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं, किसी वस्तु में खोजने की आवश्यकता नहीं। आत्मा स्वतः इस रूप में है, आपके अंदर, मनुष्य के अंदर है। तो हम शरीर को देखें, यहाँ आध्यात्मिक बात पर थोड़ा सा विस्तार कर लिया। हमारे शरीर में देखें, शरीर में जो है वो ज्ञान का पार्ट है। ज्ञान जो है मस्तिष्क ज्ञान को धारण करता है। भुजाएं देखें तो वह शक्ति को धारण करती है। और देखें जो जो स्टमक है यानी पेट है, वह देखें तो व्यवसाय या फिर कार्य संबंधी जो इकोनॉमिक पार्ट है शरीर का, वो पेट है। क्योंकि पेट ही नहीं रहेगा तो कोई कार्य नहीं करेगा, भोजन इत्यादि पेट से ही संबंधित है। तो व्यवसायिक पार्ट है, यानी ज्ञान हमारे ज्ञान मस्तिष्क, भुजाएं हमारे शक्ति, और पेट जो है यह व्यवसायिक, यानी इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि यह ज्ञान ब्राह्मण, भुजाएं क्षत्रिय, और पेट जो है वैसे। शूद्र जो पार्ट हमारे शरीर में ही है, यानी हम शरीर को शुद्ध करते हैं, नहाते धोते हैं, अपने शरीर को पवित्र बनाते हैं, यह कार्य स्वतः हमारे शरीर में निहित है, न कि कहीं बाहर किसी जाति धर्म में है। यानी शूद्र भी हमारे शरीर में ये चारों तत्व विद्यमान है, ज्ञान के हों, शक्ति के हों, या फिर पैसे के हों, इकोनॉमिक पार्ट हो, या सेवा हमारे शरीर की, यानी खुद अपने शरीर की सेवा न करें तो ये जो है ज्ञान है या फिर शक्ति है या फिर जो इकोनॉमिक पावर स्वतः नष्ट हो जाएंगे, इसका कोई उपयोगिता नहीं होगी। तो शरीर को शुद्ध रखना मानव, हर एक मानव करता है, चाहे कोई भी हो। वह जातिवादिता पर आधारित नहीं है, बल्कि हमारे शरीर में ही ये चारों तत्व पाए जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का। और समाज, पूरे विश्व भी इसी आधार पर वर्णित है, न कि किसी जाति विशेष या जन पर आधारित विशेष जातियों पर। तो इसको भी इस प्रकार समझ सकते हैं। हालांकि चलिए, ज़्यादा हमने इस पर विस्तार कर दिया सामाजिक स्थिति को। इसके बाद देखें जो समाज है, समाज पितृसत्तात्मक था। यानी समाज क्या था? पितृसत्तात्मक था। संयुक्त परिवार प्रथा थे। हमने देख लिया था सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? मातृ सत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता को यदि हम सामाजिक स्थिति का यहाँ पर थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन कर लें तो आप देख सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता पर हमने चर्चा कर लिया है, तो आप केवल इसको जानकारी के रूप में ही रखें। सामाजिक स्थिति में यहाँ देखें सिंधु घाटी सभ्यता में, तो यह परंपरागत इकाई परिवार थी। सैंधव समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, स्त्री की जो मिट्टी की मूर्तियाँ मिली उससे यह प्रमाणित होता है। तो इस सामाजिक स्थिति को हमने देख लिया था सिंधु घाटी सभ्यता को। एक बार पुनः आप इसको अवलोकन करना चाहें तो कर लें। तो यह हमने देखा कि समाज जो था पितृसत्तात्मक था, यानी पुरुष प्रधान था। संयुक्त परिवार प्रथा थे। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थे। यानी समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार या कुल थे। मुखिया पिता, मुखिया इसका पिता यानी फादर, जिसको कुलुप कहते थे। यानी परिवार का जो मुखिया था वह कुलुप कहलाता था, जिसको पिता कहते थे। ऋग्वेद में दास प्रथा का भी उल्लेख है। ऋग्वेद में दास प्रथा का भी उल्लेख है। तो हमने देखा था जो सिंधु घाटी सभ्यता था वहाँ भी दास प्रथा का उल्लेख है, यानी दास प्रथा वहाँ भी थी। ऋग्वेद में भी दास प्रथा का उल्लेख है। चलिए आगे इसमें देखते हैं। तो ये है कि 12 उच्च कोटि के अधिकारी जो रत्निन थे। यानी हमने देख लिया था कि यहाँ जो रत्निन है ये आपके रत्नी, जिसमें अंतर्गत ये थे 12 जो अधिकारी थे। यहाँ पर 12 अधिकारियों की चर्चा की गई है। तो जो 12 उच्च कोटि के अधिकारी जिनको रत्निन कहा जाता था, सतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया। सतपथ ब्राह्मण किस जो वेद है उसका ब्राह्मण ग्रंथ है सतपथ ब्राह्मण। तो हमने देखा था कि यह यजुर्वेद, यह जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और यजुर्वेद का एक और ब्राह्मण ग्रंथ है, उसको तैत्तिरीय कहा जाता है। एक तो आपका जो है सतपथ ब्राह्मण है, दूसरा तैत्तिरीय है। सतपथ ब्राह्मण में कृषि एवं सिंचाई का वर्णन है। यानी जो यजुर्वेद है उसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन? सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, दूसरा तैत्तिरीय है। और इसी में सतपथ ब्राह्मण में ही देखें तो कृषि एवं सिंचाई का वर्णन मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। तो सतपथ ब्राह्मण में उल्लेख कौन कौन से रत्न या जो अधिकारी हैं, तो इसमें सबसे प्रमुख जो होता है पुरोहित, धार्मिक कार्य के लिए पुरोहित थे। सेनानी सेनापति होते थे। सूत जो है राजा का सारथी सूत कहलाता था। ग्रामणी देखें, ग्राम का प्रधान ग्रामणी। भागदूत कर संग्रहकर्ता भागदूत था। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा, इसको नोटेड पॉइंट के रूप में रखें। संग्रहित्री देखें कोषाध्यक्ष को कहते थे। अक्षावाप, पासे के खेल में राजा का सहयोगी को अक्षावाप कहते। रथकार, रथ निर्माता होता था। गोविक कर्तन जंगल विभाग का प्रधान था। महिषी मुख्य रानी थी, यानी महिषी मुख्य रानी थी। पालागल विदूषक, दूत मित्र कहते थे। युवराज राजकुमार थे। तो हमने यहाँ पर यह देखा कि ये जो है 12 उच्च कोटि के अधिकारी या रत्न थे, जिसका सतपथ ब्राह्मण में उल्लेख किया गया। तो आप इसको नोट पॉइंट के रूप में रखें कि ये जो पूछ देता है अक्सर एग्जाम में कि जैसे भागदूत क्या था? ये कर संग्रह करता था।
या कर संग्रहकर्ता का क्या नाम था शतपथ ब्राह्मण में, 12 उच्च रत्न अधिकारियों में, तो ये भागदूत कहलाता था। चलिए आगे देखते हैं, इसमें प्रमुख तथ्य को, मेन फैक्ट को इसमें शामिल करते हैं। तो सबसे प्राचीन संस्था विदत उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गई। यानी सबसे प्राचीन संस्था कौन थी? विदत थी। ये उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गई। विदत को हमने देख लिया था। विदत क्या है भाई, यहाँ देख सकते हैं आप, यानी यहाँ पर देख लें विदत, ये विदत था, आर्यों की प्रारंभिक संस्था थी। कार्य इसका जो था, पॉलिटिकल को छोड़ दें तो आर्थिक, सैन्य, धार्मिक, सामाजिक कार्य विदत, यह जो उत्तर वैदिक काल में विदत को समाप्त कर दिया गया है। यानी सबसे प्राचीन संस्था विदत उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गई। राजा पर सभा और समिति का नियंत्रण समाप्त हो गया। यानी जो है राजा पर जो सभा और समितियां थी, दो संस्थाएं, सभा और समिति को हमने समझ लिया था। सभा देख सकते हैं, ये सभा और समिति है। तो सभा और समिति पर, राजा पर सभा और समिति का नियंत्रण समाप्त हो गया। यानी सभा और समिति क्या करते थे? राजा को कंट्रोल करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये समाप्त हो गया। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। यानी सबसे जो बाद का वेद है, बाद में जो अथर्ववेद है, यानी चारों वेदों में देखें तो सबसे अंत में जो वेद है वो अथर्ववेद है। और सबसे प्राचीन वेद हमने देख लिया था ऋग्वेद, इसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद है। इन तीनों को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है, इसको एग्जाम में कई बार पूछा है। और सबसे बाद का जो है वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद में देखें तो यह गोपद ब्राह्मण है। अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण इसमें दिया गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। एक अक्सर एग्जाम पूछा गया, ये नोटेड पॉइंट के रूप में रखें। ये 2009 यूपीपीएससी में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। इसमें तो अथर्ववेद में कहा गया है। और यानी इस सब जानकारी इसमें नहीं थे। तो राजतंत्र ही शासन का आधार है, कहीं कहीं गणतंत्र भी था। यानी राजतंत्र ही शासन का आधार है, कहीं कहीं गणतंत्र था। यानी नोटेड पॉइंट ग्रुप में राजा जो था, राजतंत्र का मतलब जब राजशाही थे, गणतंत्र का मतलब जहाँ राजा नहीं थे बल्कि वहाँ पर चुनाव होता था राजा का या प्रतिनिधि का, तो वहाँ गणतंत्र यानी रिपब्लिक। जैसे भारत देखें 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी गणतंत्र बना, क्योंकि यहाँ का जो सर्वोच्च पद है अपने देश में वो राष्ट्रपति जो निर्वाचित होता है, वो वंशानुगत या राजा रानी इत्यादि नहीं होते हैं। तो राजतंत्र शासन का आधार था, कहीं कहीं गणतंत्र भी थे, यानी गणतंत्र कम थे। अस्थायी सेना नहीं थी, यानी स्थायी सेना इसमें नहीं थी, हमने ऊपर भी देख लिया था। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, यानी इसमें न्याय अधिकारी नहीं थे, न्याय अधिकारी इस समाज में नहीं थे। सामाजिक स्थिति हमने देख लिया था। राजा ही सर्वोच्च अधिकारी था, यानी वही सर्वोच्च न्याय करता था, अलग से कोई न्याय अधिकारी इसमें नहीं नियुक्त किए जाते थे। उत्तर वैदिक काल में नियमित कर वसूली शुरू हुई, यानी उत्तर वैदिक काल में जो नियमित रूप से कर वसूली शुरू, जिसे बलि, शुल्क या भाग कहा जाता था, जो कि मात्रा का 1/16 भाग कर के रूप में लिया जाता था। यानी अक्सर यहाँ पूछा है बलि क्या है या शुल्क कहेगा तब तो ये कोई भी समझ जाएगा, भाग भी कहेगा तभी, लेकिन बलि को याद रखना है कि बलि एक कर था, कर वसूली था, जो कि नियमित रूप से वसूला जाता था और यह मात्रा का 1/16 भाग के रूप में वसूला जाता था उत्तर वैदिक काल में। तो अभी हमने देखा सामाजिक स्थिति, ये जो ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति को हमने देखा। अब यहाँ पर उत्तर वैदिक काल के सामाजिक स्थिति को समझते हैं। यानी सामाजिक स्थिति क्या रही उत्तर वैदिक काल, यहाँ पर हम देख रहे हैं बारी बारी से। यहाँ पर हम जो वर्गीकरण देख रहे ऋग्वैदिक काल का यह समय, उत्तर वैदिक काल का यह समय, इधर जो भी दिखाया गया ऋग्वैदिक काल, इधर जो भी दिखाया जा रहा है ये उत्तर वैदिक काल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इस पर चर्चा हम कर लिए हैं। और यहाँ पर भी देखें तो ये आपका ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इसमें इंडिकेट की गई है। तो सामाजिक स्थिति के बारे में हमने देखा था, ये ऋग्वैदिक समाज के बारे में। अब यहाँ उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति को देखते हैं। तो केवल वैश्य समुदाय कर देते थे, यानी जो वैश्य समुदाय था, व्यापारी वर्ग था, वही कर देते थे। और कर को हमने देखा था शुल्क भाग या बलि कहा जाता था, और मात्रा का 1/16 भाग कर के रूप में लिया जाता था। ऋग्वैदिक की अपेक्षा उत्तर वैदिक में महिला स्थिति गिरी। इतरे ब्राह्मण में पुत्र को परिवार का रक्षक तथा पुत्री को दुखों का स्रोत कहा गया। इसको नोटेड पॉइंट के रूप में रखें। यह देखिए ऋग्वैदिक काल में ही यह विकृति आ गई थी, यानी ऋग्वैदिक काल में तो स्थिति अच्छी थी, उत्तर वैदिक काल में ही विकृति के रूप में आ गई कि उत्तर वैदिक काल में महिला की स्थिति गिर गई थी। और ऐत्रेय ब्राह्मण का मतलब हमने समझ लिया था, जो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है उसमें ऐत्रेय और कौत्सुक की 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऐत्रेय यानी ऋग्वेद में इसका वर्णन है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्र को परिवार का रक्षक तथा पुत्री को दुखों का स्रोत कहा गया। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण कौन सा है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण है। तो उत्तर वैदिक काल में स्थिति बनी, यानी विकृति आ गई। इसके बाद देखें तो यह है
जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख है। यानी इसमें देखें जाबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का, यानी ब्रह्मचर्य जो है मानक था 100 वर्ष की आयु तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, इसके बाद जो गृहस्थ 50 वर्ष तक, 75 वर्ष तक वानप्रस्थ जो है यानी 25 वर्ष तक जो ये था, तो इसके बाद गृहस्थ 50 वर्ष से 75 वर्ष बाद वानप्रस्थ हो जाता था, और उसके बाद लास्ट में संन्यास लेकर जीवन त्याग करने की 4 आश्रमों का वर्णन किया गया किसमें, जाबालोपनिषद में। इसके बाद देखें चावल, नमक, मछली, हाथी तथा बाघ आदि का ज्ञान हुआ। यानी चावल का, नमक का, मछली का, हाथी तथा बाघ आदि का ज्ञान हुआ जो कि ऋग्वैदिक काल में ज्ञात नहीं था। हाथी पालतू बनाने के साक्ष्य मिले हैं। यानी ये जो जानवर थे, यानी चावल, नमक के अलावा मछली, हाथी, बाघ का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ। ऋग्वैदिक काल में इसका ज्ञात नहीं था। और हाथी को पालतू बनाने का साक्ष्य जो उत्तर वैदिक काल में मिलता है। यज्ञ अनुष्ठान पढ़ने में ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई। यानी यहाँ पर देखें उत्तर वैदिक काल में जो है यज्ञ अनुष्ठान बढ़ने से यज्ञ अनुष्ठान बढ़े, इससे ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई। किसमें, उत्तर वैदिक काल में। वर्णाश्रम व्यवस्था प्रमुख आधार, यानी वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रमुख आधार ऐतरेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्य उल्लेखित है। ऐतरेय ब्राह्मण हमने देख लिया था कि सबसे प्राचीन जो वेद ऋग्वेद उसमें ऐतरेय ब्राह्मण दिया गया है और उसमें वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और वर्णाश्रम जो है 4 वर्ण का वर्णन हम देख लिया था, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में साथ ही ऐतरेय ब्राह्मण जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय है उसमें 4 वर्णों के कर्तव्यों को उल्लेख है। वर्ण व्यवस्था में कठोरता शुरू हो गई थी। यानी उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था में कठोरता आ गई थी। इससे पहले व्यवसाय के आधार पर था, लेकिन यहाँ से जो जाति के रूप में कठोरता आ गई, विकृति होनी शुरू हो गई। तो इसमें देख सकते हैं शब्द और वर्ग है। यानी ये ब्राह्मण वर्ग के लिए था, यही ब्रह्मांड था। यानी ये ब्रह्मांड वर्ग जो था यही कहलाता था, उसके लिए यही शब्द था। क्षत्रिय वर्ग के लिए देखें तो आगच्छ था, और वैश्य वर्ग के लिए आद्रव था, और जो है शूद्र वर्ग के लिए आधव था। यानी जो ये वर्ग है उनके लिए शब्द क्या प्रयोग होते थे, तो शूद्र वर्ग देखें जो सर्वेंट वर्ग है उसके लिए आधव था, वैश्य जो व्यापारी वर्ग था उससे आद्रव था, और क्षत्रिय वर्ग जो था वह यानी योद्धा वर्ग के लिए देखें तो आगच्छ शब्द का प्रयोग होता। और यहाँ ब्राह्मण है, ब्रह्मांड लिखा है, यही शब्द का प्रयोग होता था। वर्ण व्यवस्था में कठोरता शुरू हुई तो उत्तर वैदिक काल में। चलिए इसमें देखते हैं तो 4 वर्ण कौन से 4 वर्ण में ब्राह्मण देखें तो मुख्य उत्पत्ति का मतलब यहाँ माइंड है, ज्ञान से कहा गया, यहाँ कोई जाति से मतलब नहीं, यहाँ ज्ञान है। ज्ञान यानी मुख्य उत्पत्ति यानी मस्तिष्क से यह है। क्षत्रिय भुजा से उत्पत्ति, यानी भुजाएं जो शक्ति जिसमें होती है, यानी योद्धा होता है, जैसे हमारे शरीर में ही यह शक्ति भुजाओं में निहित होती है। इसके बाद देखें वैश्य जंघा से उत्पत्ति, यहाँ जंघा से मतलब पेट से है। वैश्य यानी ट्रेड व्यापार, पेट के लिए ही सारी आर्थिक गतिविधियाँ आदमी करता है, तो यह वैश्य। शूद्र मतलब सर्वेंट है। और शरीर में देखें यानी पैर से उत्पत्ति, पैर मीन्स नहीं, यहाँ पर हाथ पैर इत्यादि से जो शरीर की सेवा करता है, यानी अपने शरीर की साफ सफाई करता है, वह पैर और हाथ है। इसी से शरीर की सफाई होती है, तो वही सर्वेंट है, यानी शुद्धता करता है। तो हमारे शरीर में ये सारे गुण मनुष्य के शरीर में, चाहे कोई भी जाति धर्म का हो, वो स्वतः यानी उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शरीर में स्वतः विद्यमान है। वो कहीं किसी जाति धर्म से नहीं मतलब यहाँ खाने का आशय है, हालांकि इसके विकृति रूप में इसको इस रूप में कर दिया गया है। और पूरे विश्व में यह विद्यमान है, यानी ज्ञान की शक्ति यह है, यह जो है पॉलिटिकल शक्ति है, ये पैसे की शक्ति है, और ये सर्वेंट है, शूद्र सर्वेंट है। और पूरे विश्व में केवल भारतीय में नहीं, विकृति रूप में इस रूप में आ गया था। विवाह ये एक पवित्र संस्कार था। हम 16 संस्कार में देखेंगे विवाह एक पवित्र संस्कार था। आगे इसमें संस्कार के अंतर्गत हम देखेंगे, जिसमें प्रथम गर्भधारण होगा और अंतिम 16वां संस्कार जो होगा अंतिम संस्कार माना जाता है, जिसमें विवाह एक पवित्र संस्कार था। तो चलिए विवाह के प्रकार को भी यहाँ देख लेते हैं। विवाह के प्रकार में देखें तो अनुलोम विवाह था और प्रतिलोम विवाह था। यानी उच्च वर्ण का पुरुष एवं निम्न वर्ण की स्त्री के साथ विवाह करेगा तो अनुलोम विवाह कहलाएगा। प्रतिलोम विवाह क्या होता है, उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष विवाह करेंगे तो ये प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। विवाह के प्रकार के अंतर्गत यह रहे।